الرئيس जो बाइडन अस्हाब जलाला 1 मई 2026 ये वो दिन होगा जब ग्लोबल इकॉनमी की बुनियाद हिलने वाली है। Significant development we're learning of this morning is the UAE announced. The United Arab Emirates has announced that it's going to withdraw from. पिछले 65 सालों से जिस ओपेक एलाइज ने दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें प्राइसेस कंट्रोल की हैं, आज उसके अंदर एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है। यूएई ने ऐलान कर दिया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस से हमेशा के लिए अलग हो रहा है। इस न्यूज़ ने वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर बड़े लीडर की नींद उड़ा दी है। लेकिन आखिर यूएई ने ये कदम क्यों उठाया? क्यों उसने अपने सबसे पुराने साथी और मिडिल ईस्ट के बिग ब्रदर सऊदी अरेबिया के रूल्स मानने से इनकार कर दिया? असल में एक तरफ ईरान की जंग ने दुनिया में ऑयल का शदीद क्राइसिस पैदा कर दिया है और दूसरी तरफ यूएई अपनी फुल कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल्स रोज़ाना से ऑयल बेच कर अपने मुल्क को जल्द से जल्द एआई और ग्रीन टेक की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। ओपेक की पाबंदियाँ अब उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुकी थी। ये मसला अब सिर्फ ऑयल बेचने का नहीं रहा, ये पावर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और आने वाले फ्यूचर पर कब्जा करने की जंग है। क्या यूएई का ये बोल्ड फैसला उसे दुनिया का नया एनर्जी बॉस बनाएगा या फिर एक ऐसी प्राइस वॉर छिड़ जाएगी जो पूरी ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख देगी? ये कहानी सिर्फ ऑयल की नहीं है, मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई सुपरमेसी की है। आए इस गेम चेंजिंग फैसले की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इसके आने वाले असरात को समझते हैं। हाल ही में यूएई ने वाकई ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप से अलग हो रहा है। ये दुनिया की ऑयल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यूएई के एपेक छोड़ने की मेन वजूहात, रीजंस क्या हैं? नंबर 1, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी। ओपेक अपने तमाम मेंबर्स पर लिमिट लगाता है कि वो रोज़ाना कितना ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि दुनिया में ऑयल की कीमतें कंट्रोल में रहे। यूएई को इस बात से काफ़ी अरसे से मसला था। यूएई ने अपनी ऑयल निकालने की कैपेसिटी बहुत बढ़ा ली है और वो चाहता है कि ज़्यादा ऑयल बेचकर अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करे। ओपेक छोड़ने के बाद उन्हें अपनी मर्जी से ऑयल प्रोड्यूस करने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी। नंबर 2, सऊदी अरेबिया के साथ इख्तिलाफात। ओपेक के अंदर सऊदी अरेबिया की बहुत चलती है और वही इसका सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। पिछले कुछ सालों से यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान ऑयल पॉलिसीज़, यमन की जंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने का मुकाबले को लेकर काफ़ी इख्तिलाफात चल रहे हैं और यूएई अब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहता है और सऊदी अरेबिया के असर से बाहर निकलकर अपने फैसले खुद करना चाहता है। नंबर 3, ईरान वार और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। हाल ही में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग शुरू हुई है उसकी वजह से दुनिया में एनर्जी का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है। ग्लोबल मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम हो गई है और रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं। यूएई के एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि इस वक्त मार्केट को ज़्यादा ऑयल की शदीद ज़रूरत है। ओपेक ग्रुप के अंदर कलेक्टिव फैसला लेने में टाइम लगता है और पाबंदियां होती हैं, इसलिए यूएई बाहर निकलकर इस कमी, सप्लाई शॉर्टेज को जल्दी और अपनी मर्जी से पूरा करना चाहता है। नंबर 4, अपने नेशनल इंटरेस्ट। यूएई का लॉन्ग टर्म विजन ये है कि उनकी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC एक ग्लोबल पावर हाउस बने। उनकी इकॉनमी अब सिर्फ ऑयल की हाई प्राइसेस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर डिपेंड करती है। वो चाहते हैं कि उनके इंपोर्टिंग पार्टनर्स जैसे कि चाइना की ज़रूरत बिना किसी रुकावट के पूरी होती रहे। उनका मानना है कि अब उनका फ़ायदा ओपेक की पाबंदियों में रहने में नहीं बल्कि आज़ाद रहकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में है। यूएई अब ऑयल मार्केट में अकेले अपने रूल्स पर चलना चाहता है, सऊदी कंट्रोल से निकलना चाहता है और दुनिया में चल रहे हालात जैसे ईरान वार की वजह से ऑयल की कमी का आज़ादी से फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि अपनी इकॉनमी को और आगे लेकर जा सके। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट आज से तकरीबन 65 इयर्स पहले हुई थी। ओपेक 14 सितंबर 1960 को बनाया गया था। इसकी बुनियाद बगदाद, इराक में रखी गई, लेकिन आज इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। शुरू में इसे सिर्फ 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था: ईरान, इराक, कुवैत,
सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इसको बनाने की वजह क्यों पेश आई? 1960s से पहले दुनिया के ऑयल मार्केट पर वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनीज का कंट्रोल था। इन 5 मुल्कों ने ओपेक इसलिए बनाया ताकि वो मिलकर ऑयल की सप्लाई, कीमतों को खुद कंट्रोल कर सकें और अपने मुल्क की रेवेन्यू को महफूज रख सकें। हाल ही में अंगोला के 2024 में निकलने के बाद इस वक्त ओपेक में 12 मेंबर्स कंट्रीज शामिल हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, यूएई में 2026 में इसे छोड़ने वाला है, लेकिन अभी टेक्निकल तौर पर लिस्ट में शामिल है। ये 12 कंट्रीज 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएई एंड कुवैत। अफ्रीका में नाइजीरिया, लाइबेरिया, अल्जीरिया, कांगो एंड साउथ अमेरिका में वेनेजुएला। एक और ग्रुप है जिसे ओपेक प्लस कहा जाता है, जिसमें रशिया जैसे 11 और मुल्क शामिल हैं, लेकिन वो ओपेक के ऑफिशियल मेंबर्स नहीं हैं। पूरी दुनिया में रोजाना जितना भी क्रूड ऑयल पैदा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 86 to 88 मिलियन बैरल्स पर डे, उसमें से अकेला ओपेक मिलकर तकरीबन 35 से 36% ऑयल सप्लाई करता है। ओपेक के अंदर कौन से मुल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है और उनका प्रोडक्शन शेयर क्या है, उसकी तफसील इस टेबल में देखें। ये फिगर रिसेंट डेली प्रोडक्शन एस्टिमेट्स के मुताबिक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया 9.9 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि 32% शेयर है डेली का ओपेक का। उसके बाद ईरान 4.2 मिलियन बैरल पर डे, उसके बाद यूएई 4.0 बैरल पर डे। इस टेबल से साफ पता चलता है कि सऊदी अरेबिया अकेला पूरा ओपेक का तकरीबन 1/3 ऑयल निकालता है, इसलिए वो इस ग्रुप का सबसे बड़ा और ताकतवर लीडर माना जाता है। यूएई भी टॉप 5 में आता है, इसलिए उसका इस ग्रुप को छोड़ना दुनिया की ऑयल मार्केट के लिए इतनी बड़ी खबर है। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक सिर्फ 12 ऑयल पैदा करने वाले कंट्रीज का ग्रुप है, जिसकी लीडिंग पावर सऊदी अरेबिया के पास है। लेकिन 2016 में ओपेक के मुल्कों ने महसूस किया कि वो अकेले दुनिया की ऑयल मार्केट पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने दुनिया के कुछ और बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स जो ओपेक का हिस्सा नहीं थे के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की। इस नई पार्टनरशिप को ओपेक प्लस का नाम दिया गया। इस ग्रुप में रशिया सबसे बड़ा और ताकतवर नॉन ओपेक मेंबर है। ओपेक प्लस बनाने की 3 सबसे बड़ी रीजंस थी। नंबर 1, ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करना। 2014 से 2015 में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा नया ऑयल निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर में ऑयल की प्राइसेस बहुत बुरी तरह गिर गई थी। ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों को बहुत नुकसान हो रहा था। ओपेक प्लस इसलिए बनाया गया ताकि सब कंट्रीज मिलकर प्रोडक्शन थोड़ी कम करें, ताकि सप्लाई थोड़ी कम हो और ऑयल की प्राइसेस वापस ऊपर जा सके। नंबर 2, मार्केट में ज़्यादा ताकत, मार्केट पावर। अकेला ओपेक दुनिया का सिर्फ 35% ऑयल बनाता था, लेकिन जब उसमें रशिया और बाकी 9 कंट्रीज मिल गईं तो ओपेक प्लस का दुनिया का ऑयल सप्लाई पर तकरीबन 40 से 50% तक कंट्रोल हो गया था, इसलिए उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। नंबर 3, अमेरिका का मुकाबला करना। यूएस ऑयल मार्केट को काउंटर करने और ग्लोबल इकानमी में अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक बड़ा ग्रुप की जरूरत थी। ओपेक प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? ओपेक प्लस में टोटल 22 कंट्रीज आती हैं। 12 कंट्रीज ओपेक मेंबर्स प्लस 10 नॉन ओपेक मेंबर्स। ओपेक के 12 कंट्रीज जैसे कि यूएई, इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, नाइजीरिया, लाइबेरिया, अल्जीरिया, कांगो वगैरह। अब बात करते हैं नॉन ओपेक कंट्रीज की, जो कि ओपेक प्लस में आती हैं। नंबर 1, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मलेशिया, मैक्सिको, बहरीन, ब्रुनाई, ओमान, सूडान एंड साउथ सूडान। इन्हें नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कहा जाता है, जिन्होंने 2016 में डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन किए थे। ओपेक प्लस असल में सऊदी अरेबिया, ओपेक और रशिया नॉन ओपेक कंट्री का एक बड़ा टीम अप है। जब भी मार्केट में ऑयल सस्ता होने लगता है, ये 22 कंट्रीज मिलकर ऐलान करती हैं कि हम डेली ऑयल निकालना कम कर रहे हैं, ताकि मार्केट में ऑयल महंगा हो जाए और इन कंट्रीज का फ़ायदा हो। यूएई का ओपेक छोड़ने का फैसला एक आम पॉलिसी चेंज नहीं है, ये मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस फैसले से यूएई का फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा। 1960s से 1990s
जब यूएई ने 1967 अबू धाबी की शक्ल में ओपेक ज्वाइन किया था, तब उनका मकसद वेस्टर्न कंपनी से अपने ऑयल का कंट्रोल वापस लेना था। उस टाइम यूएई की इकॉनमी सिर्फ ऑयल पर चलती थी। ओपेक में रहने से उन्हें ऑयल की प्राइसेस हाई रखने में मदद मिली, जिससे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स और बनाए गए। 2000 टू 2020 वक्त के साथ यूएई के लीडर समझ गए कि सिर्फ ऑयल पर जिंदा नहीं रहा जा सकता। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। दुबई ने खुद को टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन इंडस्ट्री, एमिरेट्स एयरलाइन और ग्लोबल ट्रेड का हब बना दिया। जबकि अबू धाबी, जिसके पास यूएई का 90% ऑयल है, ने अपनी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC को मॉडर्नाइज किया। पिछले 5 से 7 सालों में यूएई ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर अपनी ऑयल निकालने की कैपेसिटी को 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक बढ़ा दिया है। लेकिन मसला यह था कि ओपेक और सऊदी अरेबिया उन्हें सिर्फ 3 से 3.5 मिलियन बैरल्स निकालने की इजाजत देते थे, ताकि दुनिया में ऑयल महंगा रहे। यूएई को लगने लगा कि उनका बिलियन डॉलर का नया सिस्टम बेकार पड़ा हुआ है और उन्हें हर रोज हजारों डॉलर नुकसान हो रहा है। यही डिसएग्रीमेंट आखिर में उनके ओपेक छोड़ने की सबसे बड़ी वजह बने। ओपेक से आज़ाद होने के बाद यूएई पर 4 बड़े असरात पड़ेंगे। मैसिव इकोनॉमिक बूम। ओपेक की पाबंदियां खत्म होने के बाद यूएई अपनी पूरी 5 मिलियन बैरल की कैपेसिटी यूज़ करेगा। शॉर्ट टर्म में उनके पास अचानक से बहुत ज़्यादा कैश आएगा। यूएई इस एक्स्ट्रा इनकम को आने वाले टाइम की तैयारी में लगाएगा, जैसे कि एआई और टेक। यूएई दुनिया का सबसे बड़ा टेक और एआई हब बनना चाहता है। और ग्रीन एनर्जी। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी और सोलर पावर की तरफ जा रही है। यूएई का प्लान सिंपल नज़र आ रहा है। वो चाहते हैं कि जब तक दुनिया को ऑयल चाहिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल बेचकर पैसा जमा कर लो और उस पैसे से दे अपनी कंट्री और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए तैयार कर लो। ओपेक छोड़ने का मतलब है कि यूएई अब खुलकर सऊदी अरेबिया के असर से बाहर आ गया है। डायरेक्ट कंपटीशन। सऊदी अरेबिया भी विजन 2030 चला रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यूएई और सऊदी अरेबिया ऑयल मार्केट में और बिजनेस में डायरेक्ट कंपटीटर्स होंगे। यूएई अब आज़ादी से अपना सबसे बड़े खरीदार जैसे चाइना, इंडिया और जापान के साथ डायरेक्ट डील्स कर सकेगा। अगर इंडिया या चाइना को सस्ता ऑयल चाहिए तो यूएई उन्हें स्पेशल डिस्काउंट देकर सऊदी अरेबिया की ऑयल मार्केट शेयर छीन सकता है। ग्लोबल इम्पैक्ट। ओपेक की ताकत इस बात में थी कि वो मिलकर मार्केट कंट्रोल करते थे। यूएई जैसे बड़े प्लेयर्स बाहर निकलने से ओपेक की ताकत कमज़ोर हो जाएगी। अगर कल को दुनिया में ऑयल की कमी होती है तो यूएई किसी की परमिशन लिए बिना फ़ौरन अपना ऑयल मार्केट में बेचकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकेगा। ये फैसला यूएई के लिए 100% सेफ नहीं है। इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। प्राइस वार। कीमतों की जंग। अगर यूएई ने मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल बेच दिया तो हो सकता है गुस्से में आकर सऊदी अरेबिया और रशिया भी अपनी लिमिट्स कम कर दें। इससे दुनिया में ऑयल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ऑयल की कीमत बुरी तरह गिर सकती है। अगर ऑयल सस्ता हो गया तो यूएई को फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। पॉलिटिकल आइसोलेशन। मिडिल ईस्ट में ओपेक से बाहर निकलने की वजह से यूएई को बाकी अरब देश जो ओपेक में हैं की तरफ से पॉलिटिकल आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। यूएई का ये कदम हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला है। वो जानता है कि ऑयल का दौर आने वाले 20-30 सालों में ख़त्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने वेट करने की बजाय अग्रेसिव खेलने का फैसला किया है। उनका फ्यूचर अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो इस आज़ादी से कितना फ़ायदा उठाते हैं और किसी बड़ी प्राइस वार से खुद को कैसे बचाते हैं। आपके ख्याल में अगर यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान ऑयल बेचने का डायरेक्ट कंपटीशन शुरू हो गया तो इसका असर इंडिया या पाकिस्तान जैसे ऑयल खरीदने वाले मुल्कों पर कैसा पड़ेगा? 1 मई 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। यूएई ने सिर्फ एक ऑयल ग्रुप नहीं छोड़ा, बल्कि उसने ग्लोबल इकानमी का सबसे ताकतवर सिस्टम की फाउंडेशन पर सीधा हमला किया है। सदियों से चल रहा मिडिल ईस्ट का ये गेम ऑफ थ्रोन्स अब अपने सबसे खतरनाक फेज़ में एंटर हो चुका है। एक तरफ सऊदी अरेबिया और एपेक की पुरानी सुपरमेसी है और दूसरी तरफ यूएई का नया अग्रेसिव और आज़ाद मास्टर प्लान। क्या यूएई का ये हाई रिस्क गेम उन्हें आने वाले फ्यूचर का सबसे बड़ा ग्लोबल पावर हाउस बना देगा, या फिर इस जिद और ताकत के क्लैश से
एक ऐसी पावर वार शुरू होगी जो पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिलाकर रख देगी। यूएई ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। अब सबकी नज़रें सिर्फ इस बात पर हैं कि सऊदी अरेबिया और रशिया का अगला कदम क्या होगा।